अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ दोस्तों की इसरार है कि कुछ सोशल मौज़ूआत पे भी कुछ व्लॉग्स हों और टू बी ऑनेस्ट ये कि कुछ ड्रामों पर रिव्यूज़ दिया करें। अच्छा, मेरा मामला मैं बिल्कुल दायरदारी से इतराफ़ करता हूँ कि ड्रामा मेरा बैकग्राउंड ज़रूर है, लेकिन मैंने आखिरी ड्रामा 97 में किया था। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब इस बात को 24-25 साल हो गए। 20, 18, 21 साल से तो मैंने कोई ड्रामा देखा भी नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा तो बिल्कुल ही नहीं देखा, क्योंकि ट्रैश होता, बिल्कुल ही ट्रैश है। ज़ाहिर है कि फिर जब आप बाहर के आप शोज़ देखने लगते हैं हॉलीवुड के, और वो फिर उसके बाद आपका यूरोपियन वो देखने लगते हैं, तो फिर आपको वापस से पलट के देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामा, तो फारिग है। लेकिन ये है कि लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, और अब भारत में तो बहुत ही मशहूर है पाकिस्तानी ड्रामा। तो जब लोग दिलचस्पी लेते हैं तो किसी दोस्त का इसरार बेसिकली यही है कि आप देखें तो सही, मुमकिन है ड्रामा हमारा बदल गया हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, उसको ज़रा देखें और रिव्यूज़ दिया करें। तो मैंने फैसला किया कि चलो ठीक है, ये भी काम करके देखते हैं। तो मैंने एक पता किया जी कौन सा ड्रामा आजकल बड़ा हिट जा रहा है। तो संगे माह एक ड्रामा पता चला कि बहुत हिट है, इसकी 6-7 नशर हो चुकी हैं, बाकी अभी आनी है। तो मैंने सोचा यहीं से बिस्मिल्लाह की जाए। मैंने उसको देखा है जी, 2 किस्तें उसकी। फैसला ये किया कि हर किस्त पे यानी वो चूँकि उसकी 6-7 नशर हो चुकी हैं, तो 2-2 एक साथ का रिव्यू मैं आपको एक व्लॉग में दे दूंगा। बाकी जब वो एक आया करेगी तो दे दिया करूँगा। ये ड्रामा जो मैंने देखा संगे माह, पहली 2 एक साथ की बात कर रहा हूँ, 2 एपिसोड्स, बिल्कुल वही रवायती यानी जो मेरा इंप्रेशन पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में है वो ये है कि ये लोग पैकिंग बहुत अच्छी करते हैं। यानी एक्टर्स बड़े खूबसूरत हैं, एक्ट्रेसेस ज़ाहिर है बड़ी खूबसूरत हैं, मेकअप गेटअप्स बहुत अच्छे हैं, लिबास बहुत अच्छे हैं, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, लाइट्स बहुत अच्छी हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और यानी वो एक पैकिंग जिसे कहना चाहिए ना आपको, पैकिंग, वो पैकिंग बहुत अच्छी होती है। यानी आप उसको अगर देखें तो आपको लगेगा कि कमाल है, और वो वाकई इसमें भी कमाल है। सब्सटेंस नहीं होता, मवाद नहीं होता उसके बीच में। मिसाल के तौर पे अगर आपने टूथपेस्ट, मिसाल दे रहा हूं, अगर आपने पैकिंग बहुत अच्छी कर ली है वो ठीक है, लेकिन टूथपेस्ट की ट्यूब के अंदर टूथपेस्ट नहीं है, कोयला भरा हुआ है। इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये जो ड्रामा मैंने देखा है, इसमें एक तो बहुत सारे लोग मेरे लिए बिल्कुल नए हैं, मैंने कभी उनका काम नहीं देखा, लिहाजा पहली किस्त तो खैर शुरू करते हैं। चले, पहला एपिसोड, ओपनिंग बड़ी खूबसूरत, लोकेशन बड़ी खूबसूरत, और वही म्यूज़िक वगैरह सब बहुत अच्छा। गुरुद्वारे से उन्होंने शुरू किया, बहुत अच्छी बात है कि मल्टी फेथ हार्मनी, और उसके लिए ये कैरेक्टर्स आने चाहिए। सोसाइटी को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर वो बेसिकली 2 यानी बहनों की यानी कहानी है। एक हैं सानिया सईद जो कि ज़रगुना का किरदार अदा कर रही हैं, दूसरी हैं सामिया मुमताज़, ये ज़रसंगा, ये 2 बहनें। और ये जो हैं सानिया सईद जो हैं, इनका अभी शौहर नहीं दिखाया कोई है, यानी ये इनकी बेटी है एक। और ये जो दूसरी सामिया मुमताज़ है, इनके शौहर नुमान एजाज़ है। नुमान एजाज़ से ज़ाहिर वाक़फ़ियत पुरानी है उनको। बाय द वे नुमान एजाज़ का बेटा भी है इसमें, उनको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। नौजवान बहुत अच्छा, और अच्छा अदाकार है वो, यानी देखने भी माशाल्लाह बाप पे गया है, और अच्छा अदाकार भी है। एनीवे, तो इसमें दिखाया ये है, पहला जो एपिसोड है वो तो कैरेक्टर्स के उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया कि कौन कौन है। तो नुमान एजाज़ इनके हस्बैंड का किरदार अदा कर रहे हैं, और वो जो कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है वो बेसिकली एक बड़ा यानी जरगे का, जिस तरह एक सरदार, एक आली मकाम होता है, और वो उन्होंने दिखाया। और उमैर राना साहब जो हैं, इन्होंने एक सिख ये बने हुए हैं। इनसे अलबत्ता ख़बरों मुझे ज़रूर याद है कि ये किसी पढ़ाते थे गालिबन, और शो बिज़नेस में भी थे। बाद में ये कि एलिगेशंस थी कोई लड़कियों के हरासमेंट के, तो फिर ये वहाँ से फ़ारिग होकर शो बिज़नेस में आ गए। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा कंप्लेंट नहीं होगी। हानिया आमिर ये हैं, अपना बेटी बनी हुई हैं इनकी सानिया सईद की, जो कि एक बहुत जफाकश और बड़ी मेहनती खातून दिखाई गई है। अब इसमें आपको बताता हूँ कि ये पैकिंग अच्छी करते हैं, अंदर कुछ नहीं होता। मैं आपको उसके वजाहत करता हूँ। मिसाल के तौर पे सानिया सईद हैं, अब दिखाया ये है कि ये बहुत मेहनत का शर, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की, यानी खड़े होने वाली, आंखों में आंखें डाल के बात करने वाली, मर्दों के साथ बड़ा पावरफुल कैरेक्टर है, जो बड़ी जफाकश औरत है। लेकिन ये नहीं बताया, ना कोई जवाज़ दिया इस बात का कि इतनी जफाकश औरत जो शिकार कर रही है, घोड़े और खच्चर पे पहाड़े चढ़ रही है, सफाइयाँ कर रही है, खेतों के दरमियान भी नहीं, वो फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत कर रही है, वो इतनी ओवरवेट नहीं होती। यानी कुछ जवाज़ भी नहीं दिया, यानी इतनी मोटी औरत के वो खच्चर ही मर जाए, घोड़े ही मर जाए, यानी इस तरह नहीं होता वो। यानी जिसमें उन्होंने सीन में दिखाया कि वो खच्चर या गधा या घोड़ा जिस पर वो बैठी हुई हैं, वो हिला ही नहीं है, वो हिल सकता ही नहीं है, क्योंकि इतना वेट अगर उसको उसने क्या हिलना। बहुत नापुख्तगी थी इस सारे। अब ये रहा ना सानिया सईद का कसूर है ना कोई, ये राइटर साहब और डायरेक्टर साहब, इनकी ये अंदर से खाली होते हैं। आप पठानों की एक पूरी वो दिखा रहे हैं फैमिली, और उनकी कम्युनिकेशन दिखा रहे हैं, आप नाम भी उनके रख रहे हैं, आप लोकेशन भी, सब कुछ ब्यूटीफुली डन, बहुत अच्छा। लेकिन एक ऐसी बात जो बिल्कुल मेरी समझ नहीं आती। अच्छा, बाय द वे इस सीरियल के साथ खास नहीं है, ये एक मसला हॉलीवुड में बहुत पुराना चल रहा है शोज़ में, और उसको उन्होंने बहरहाल हल निकाले यहाँ भी।
होता ये है बेसिकली कि आप एक कम्युनिटी की कहानी सुना रहे हैं दूसरी कम्युनिटी को जो दूसरी जबान बोलती है। अब एक्टर्स जो हैं वो इस कम्युनिटी के जाके इस कम्युनिटी का किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो कौन सी जबान बोलेंगे? ये सवाल आज का नहीं है, पुराना है। यानी पठान जो आप दिखा रहे हैं सारी कम्युनिटी, वो एक्टर्स तो सारे पंजाबी उर्दू बोलने वाले लोग हैं, तो अब वो पश्तो तो बोलेंगे नहीं, ड्रामा भी उर्दू समझने के लिए नाजरीन के लिए है। तो अब पठानों की उन कहानी में पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग अदाकारों से आप जबान कौन सी बुलवाएंगे? पश्तो तो उन्हें आती नहीं, ना वो पश्तो बोलेंगे, क्योंकि वो तो ऑडियंस भी दूसरी है, ऑडियंस पश्तो नहीं समझती, तो क्या करें? ये सवाल एक जेन्युइन है और पुराना है। इसका हल यहाँ जो लोगों ने निकाला वो ये निकाला, हॉलीवुड ने ये निकाला या BBC ने मतलब ये हल निकाले। इन्होंने ये किया कि मिसाल के तौर पे अंग्रेज हैं, अब वो उन्होंने अरबों का एक सेटअप दिखाना है या कोई कहानी सुनानी है अरबों की, और अंग्रेज अदाकार है, सारे अंग्रेज क्रू है, या अमेरिकन है तो अमेरिकन क्रू है। अब उन्होंने एक शो बनाया है, मिसाल के तौर पे जापानीज को सुमराय पे कोई उन्होंने बनाया है या अरबों पे कोई बनाया, दूसरी कौम के बनाया, एक्टर ये हैं, ऑडियंस इंग्लिश है। ये प्रॉब्लम्स उनके साथ भी हुए ना। तो उन्होंने हल ये निकाला कि उन्होंने गेटअप्स, यानी गेटअप उनके लिबास वगैरह हर चीज, सेट्स, नाम, लोकेशन, यानी जो जो भी कुछ कर सकते थे उन्होंने वो लोकल किया, जापान बना दिया या अरब बना दिया। लेकिन वो अदाकार जो कि अमेरिकन हैं और उन्हें अब यानी अरबों का या जापानियों का किरदार अदा करके बात करनी है, तो वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो वो इस तरह नहीं बोलते कि वो जाली अरबों की तरह इंग्लिश बोले, जाली जापानियों की तरह इंग्लिश बोले, वो गैर का लहजा बनाकर इंग्लिश बोले और दूसरे यानी उसी जबान के कैरेक्टर से बोले। यानी ये कि पठान अगर उर्दू बोलते हुए अनकंफर्टेबल है, या पठान जिस तरह उर्दू बोलते हैं, एक तो ये कि वो इस तरह उर्दू बोलते हुए कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते, उनकी प्रेफरेंस होती है कि वो पश्तो बोलें। जब तक उनकी उर्दू साफ नहीं होती वो मजबूरी में इस तरह की उर्दू बोलता है जब उसके साथ कोई और ट्रांसलेशन करने वाला ना हो या उसका मुखातिब पश्तो बिल्कुल ना जानता हो। पठान जिस तरह की उर्दू बोलते हैं आमतौर पर जो सही नहीं होती, मैं उस सही नहीं होती वाले लहजे की बात कर रहा हूं कि हम उधर गया था, थोड़ा थोड़ा आता है, इस तरह का जो है ना, तुम ये क्या बात करती है क्या, ये वाला पठान यानी पख्तून जब बात करता है उस तरह की उर्दू में, तो वो दूसरे पठान से नहीं करता। आपने कोई पठान देखा है दूसरे से अपना उर्दू बोलते हुए? मैंने तो नहीं देखा। कोई पठान किसी दूसरे पठान से कभी उर्दू में बात नहीं करता, वो हमेशा पश्तो बोलते हैं, हमेशा पश्तो बोलते हैं। अब आपने वो ड्रामे का पूरे पठान देखा है, माँ बेटी से जो है वो उर्दू बोल रही है पठानों के लहजे में, बेटी पठानों के लहजे में उर्दू बोल के जवाब दे रही है। सारे किरदार जबरदस्ती एक पठानों की तरह जाली उर्दू बोल के एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं। कोई पठान आपस में इस तरह नहीं करता। इससे बहुत बेहतर था कि आप उर्दू बुलवाएं, साफ उर्दू बुलवाएं। आपकी ऑडियंस अज्यूम करेगी ना कि ये पठानों की आप दास्तान सुना रहे हैं, पठानों की कहानी है। वो सारे अदाकार उर्दू ही बोल रहे हैं क्योंकि वो सुनने वाले उर्दू हैं, समझने वाले ऑडियंस आपकी उर्दू है। तो आप अपनी ऑडियंस को ये दिखा रहे हैं कि ये जो मैं पठान फैमिली की कहानी सुना रहा हूं, इसका हर किरदार दूसरे किरदार से जाली उर्दू बोलता है, उस लहजे में उर्दू बोलता है जिसमें पठान बोलता है। इसलिए ये अपने घरों के अंदर भी इसी लहजे से उर्दू बोले चला जा रहा है। वो अपने घरों में इस तरह उर्दू नहीं बोलते, वो अपने महफिलों में कभी उर्दू नहीं बोलते। वो उर्दू सिर्फ तब बोलते हैं जब उनका मुखातिब सुनने वाला पश्तो नहीं जानता, मजबूरी में बोलते हैं। और अगर आप उनसे यानी अगर उनको यानी कि वो कंफर्टेबल नहीं होता, यानी उनको मजा नहीं आ रहा होता कि मैं गलत उर्दू बोल रहा हूं, उसको शर्म आ रहा। पठान तो है ही प्राइड का नाम। पठान अपनी प्राइड और ईगो के हिसाब, मतलब उनका तो प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ही है। वो कभी इस तरह की उर्दू बोल के उसकी ईगो हर्ट हो रही होती है, वो कभी इस तरह की, वो हमेशा पश्तो बोलना पसंद करेगा, इंग्लिश बोल लेगा और उर्दू या फिर अपनी बिल्कुल ठीक करके बोलेगा, यानी फिर वो बोलेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह की उर्दू नहीं वो बोला करते। तो एक तो ये बहुत बड़ा झोल है। क्या जरूरत है कि आप किरदारों को मुश्किल में डाला हुआ है और वो जाली वो उसकी तरह पश्तो लहजे में उर्दू बोल रहे हैं। भाई वो सिंपल उर्दू बोले, खत्म। आपकी अंडरस्टैंडिंग जानते हैं, आपके पठानों की कहानी दिखा रहे हैं। ये ओवर डूइंग है, यानी मुफ्त की चलाकी, ये सारा यानी कोई डब्बा। अच्छा खैर, उसके बाद वो जो उन्होंने दिखाया है वो एक इंट्रोडक्शन, वो जो नौमान एजाज का किरदार है ना जी, वो बना हुआ बड़ा यानी वो एक लड़का गग, एक बड़ी जाहिलाना रस्म पठानों की होती है। उसमें होता यह है कि एक आदमी जो रिश्ता लेने के लिए अपनी माँ को नहीं भेज रहा, बाप को नहीं भेज रहा, खुद नहीं जा रहा, बहनों को नहीं भेज रहा, बल्कि वो रिश्ता लेने का तरीका ये इख्तियार करता है कि वो किसी भी लड़की के घर के सामने अगर दो फायर कर दे ठक ठक, तो उसने उस गाँव में ऐलान कर दिया कि इस घर में लड़की जो है ये मेरा हक है, मैंने ये गोली मार दी है, अब जो भी इसका रिश्ता मांगने आएगा वो मेरी लाश से गुजर के जाएगा। ठीक है, गग एक रस्म है पठानों की पुरानी।
वो रस्म ज़ेरे बहस आई है कि एक किरदार है जो जाके एक लड़की के घर के सामने फायरिंग कर देता है और अब उस पर जरगा ने बैठना है और उस लड़के को सज़ा सुनानी है। तो लड़का जो है वो आतिफ असलम जो कि नुमान एजाज के बेटे का किरदार अदा कर रहे हैं, वो उसके पास जाके मदद मांगता है। लड़के की माँ जो है वो अलग लोगों के घरों में जाके मदद मांग रही होती है, मेनली यानी इन्हीं दो बहनों, यानी इस बहन के पास नुमान एजाज, और नुमान एजाज की जो बेगम है इसमें जो किरदार निभा रही हैं, उन्होंने, इनका नाम है सामिया मुमताज़, इन्होंने बड़ी यानी सख्त किस्म की सज़ा की फरमाइश की है। अच्छा, अब इन दोनों बहनों के ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं है, वजह अभी पता नहीं चली। और ये जो इनका बेटा सामिया मुमताज़ का, नुमान एजाज का जो बेटा एक्चुअली वो जो किरदार निभा रहा है, वो सानिया सईद की बेटी के साथ उसका एक दिखाया है, दोनों कज़न्स मोहब्बत करते हैं आपस में, और मतलब दोनों बहनों की आपस में लड़ाई अख्तलाफ, पुराना डब्बा ये चल रहा है 1950-40 की दहाई से, वही डब्बा रिपीट हो जाता है कि वो दोनों बहनों की लड़ाई है और वो अब ये आगे दिखाएंगे कि मजालिम की कहानियाँ। इसमें सबसे मसक्का खेज जो बात है वो ये है कि वो जो किरदार नुमान एजाज का उन्होंने बिल्ड किया, हमारा राइटर बेसिकली डायरेक्टर खाली क्यों है यहाँ से, कि वो एक किरदार पहले बिल्डअप करता है और दूसरा वो बिल्डअप करते हुए उसके जहन में चूंकि 1970 की दहाई का मुंबई फंसा हुआ है, वो निकलता नहीं है। यानी आज भी आतिफ असलम को इन दोनों एपिसोड्स में जब वो एंग्री यंग मैन के तौर पे दिखाता है तो वो लगता यही है कि ये कोई यानी अमर अकबर एंथनी टाइप का कोई उस वक्त की ज़माने का अमिताभ एंग्री यंग मैन, कोई दीवार का एंग्री यंग मैन, सिगरेट पीता हुआ, सिगरेट तो नहीं था उसके हाथ में लेकिन बिल्कुल वैसे ही खड़ा करके उसको दिखा रहे हैं कि ये बड़ा टेढ़ा सा आदमी है आतिफ असलम। अब वो टेढ़ा आदमी करता क्या है, वो टेढ़ा आदमी ये करता है कि वो जो जिस आदमी ने गग के लिए वो गोलियां चलाई हैं उसको जरगे में बुला के सज़ा होती है, सज़ा सुनाने वाला नुमान एजाज है जो किरदार वो अदा कर रहा है, और वो जो बड़ा सरदार है, यानी बड़ी उसकी अपनी एक अच्छा म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बाय द वे म्यूज़िक बहुत अच्छा है पूरे एपिसोड में, दोनों एपिसोड में। उस म्यूज़िक के साथ उसका एक ग्रेंजर बनता भी है उस कैरेक्टर का, लेकिन जैसे ही वो मतलब कैरेक्टर समझो निकलना शुरू होता है, वो आते दूसरे किरदार के आते उसको जूते पड़वाना शुरू कर देता है। जरगे में बैठ के वो सजा सुनाने लगता है, बेटा आके आतिफ असलम चैलेंज कर देता है क्योंकि उस बच्चे ने, उस लड़के ने जिसने गग किया होता है, वो आके आतिफ असलम से मदद मांगता है कि तुम मुझे बचवा दो, मैं नशे में था, शराब मैंने पी हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करवा दो, ये लोग मुझे मार देंगे या घर से निकलवा देंगे, जरगे में ज्यादती होगी, मैंने गोलियां चला दी, मैं नशे में था। अब आतिफ असलम रेस्क्यू करवाने के लिए जरगे में आया है, अपने बाप के सामने वो खड़ा हो जाता है और फिर वो कुरान के कुछ हवाले देता है कि नशे के वक्त तो नमाज के करीब नहीं जाना चाहिए, तो नशे के वक्त अगर इसने ये कर दिया तो फिर इसकी सजा कैसे मिल सकती है। अजीब गरीब, मतलब है मलहूबा, नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। वो जरगे में जाके खैर वो नॉनसेंस होती है और उसके बाद वो जो नुमान एजाज है वो अपना फैसला बदल लेता है और वो कहता है, फिर वो अंदर चले जाते हैं और वो आतिफ असलम में गुंडों की तरह बाहर बैठा हुआ जरगे में, वो सारे लोग उसके दाएं बाएं हैं। फिर वो नुमान एजाज जो बाप जो एक्चुअली सरदार बना वापस आता है और आके कहता है कि हमने सज़ा बदल दी है। फिर वो शराब पीने की हद मुकर्रर करके 120 कोड़ों का फैसला सुना देता है। फिर वो 120 जब कोड़े पड़ रहे होते हैं तो वहाँ नुमान एजाज बाप और वो आतिफ असलम बेटा दोनों साथ खड़े आपस में बात इस तरह कर रहे हैं जैसे को 70 की दहाई पुरानी, जो जैसे प्रेम चोपड़ा और कोई आप समझो उस जमाने का कोई हीरो या दो विलन आपस में वो बातें कर रहे हैं समंदर के किनारे हैट पहन कर, नहीं पुराने ज़माने की जो कैमरा रखने की जगह होती थी कि यूं करके देखा और कुछ यूं करके देखा और यूं करके एक फिक्रा मारा और यूं करके फिक्रा। ओ यार, वो बाप और बेटा तुमने दिखाया है ना, बाप और बेटा दिखाया ना तुमने। दुनिया में कौन सा बाप और बेटा है जो इस तरह बात करते हैं? दुनिया में वो पठानों में कौन सा ऐसा जगह होता बाय द वे जहां पे बेटा जाके अपने बाप के साथ इस तरह सलूक करे और बेइज्जत करे अपने बाप को? वो जरगा उठ के, वो मुजरिम का फैसला बाद में होगा, पहले उस बेटे का फैसला हो जाएगा। या उसे वो गोली मार देंगे या वो उसे निकाल के बाहर कर देंगे। पठान पख्तून कल्चर रिवायत ना तो राइटर साहब इससे वाकिफ हैं और ना डायरेक्टर साहब इससे वाकिफ है, अगर आप इनको डायरेक्टर कह सकते हैं और राइटर कह सकते हैं। बेसिकली ये डाइजेस्ट लिखने वाले इस तरह के जो लोग हैं यही ड्रामा आप लिखते हैं ना। अब ये वो अमजद इस्लाम अमजद नहीं है, ये असगर नदीम सैयद नहीं है, ये हसीना मोइन नहीं है, ये लोग ये नहीं है बेसिकली वो मर्दाना कमजोरी के इश्तिहार लिखने वाले हकीमों के होते हैं ना, वो जो दीवारों पे, ये वो लोग हैं जो ड्रामा राइटर हैं। तो इस तरह के जो ड्रामा राइटर है वो फिर यही हाल करेंगे, पहले वो किरदार को बड़ा करेगा, फिर दूसरे किरदार से बिना वजह जूता बनवा देगा उसे। अब पीछे म्यूजिक तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, लोकेशन तो बहुत अच्छी है, ड्रेसेस तो अच्छे हैं, खूबसूरत भी हैं लोग, लेकिन अंदर डब्बा है। ये मतलब होता है, ये इसलिए ट्रैश है। अच्छा, अब वो उसको बनाया, उससे उसको जूता पड़वा दिए उसको, यानी अब जिस किरदार को कोड़े पड़ रहे हैं वहां पे आतिफ असलम और उसका बाप खड़े एक दूसरे को समझे तड़ियां लगा रहे हैं, और वो जो जिसको कोड़े पड़ रहे हैं किरदार को, उसकी माँ यानी माफिया मांगते फिरती है अपने बेटों के लिए, वो कोड़े को गिन रही है, 86, 87 यानी 86, 87 यानी कोड़े पड़ रहे हैं वो गिन रही है, और वो इंतहाई पंजाबी लहजे में गिन रही है। वहां पे वो पठानों का लहजा नहीं है। देखिए प्रॉब्लम कहां आई है,
पूरी कास्ट को आपने ये कह दिया कि तुमने पठानों के लहजे में उर्दू बोलनी है। अब हर एक्टर है या एक्ट्रेस है वो पठानों के लहजे में उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा है, वो तो इस मुसीबत में फंसा हुआ है। अब कोई एक्टर है जो पठानों के लहजे में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई जो है वो उधर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दोनों ही झूठ बोल रहे हैं ना। वो कौन से दो पठान है जो आपस में उर्दू बोले और जाली उर्दू बोले और मतलब है कि सब स्टैंडर्ड उर्दू बोल के वो आपस में गुफ्तगू करें? ये कहीं होता है? आप उनसे साफ उर्दू बनवाएं। आप मालूम हो गया उन किरदारों के नाम पठानों के हैं, उनका गेटअप पठानों का है, लोकेशन पठानों की है, कहानी पठानों की है, म्यूजिक पठानों का है, रस्म पठानों की है, जरगा पठानों का है, ये सब कुछ पठानों का है। उस जबान को आप बिला वजह इस तरह उर्दू पठान जिस तरह बोल रहे हैं, मतलब अजीब काम किया। आप उर्दू बुलवाएं उनसे। तो वो सारे ही एक्टर्स और एक्ट्रेस वो जाली किस्म की उर्दू बोलते हुए मतलब वो उसी में गरक हो गए हैं। और अब बाकी जो है वो दूसरे अभी किस्त में इन जहाँ पे वाइंड अप हुआ है वो बेसिकली यही है कि अब वो एक बहन जो है यानी नुमान एजाज का बेटा जो किरदार अदा कर रहा वो अपनी बहन से बेटी का रिश्ता मांगने के लिए गई है। और दूसरा ड्रामा ख़त्म यहाँ पे हुआ है कि उसकी जो लड़की की माँ है वो आई है और उसने वो जो जफ़ा का शौहरत है उसने अपनी बहन को एक यानी कहा है कि अय्याशी इस तरह की वो बात की है और ड्रामा बंद हो गया। मतलब इनकी भी कोई तलखियाँ हैं जो जाहिर है पुराना 50-40 की दहाई की माँ बाप की तलखियाँ औलादों पे आएंगी, जालिम ज़माना, मोहब्बत, ये वो। तो ओवरऑल जी दोनों एपिसोड्स जो मैंने देखे वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि दोनों वीलॉग्स की कहानी जो है वो बुनियादी तौर पे दोनों ही एपिसोड्स बहुत सब्सटेंस के एतबार से बहुत घटिया, बहुत बुरे, बहुत मायूसी हुई देख के। इट वाज पेनफुल एक्सपीरियंस ऑनेस्टली, मतलब है उसको देखना वेरी पेनफुल। अगेन पैकिंग बहुत अच्छी है, आप चेहरे अच्छे ले आएँ, म्यूज़िक अच्छे ले आएँ, गेटअप अच्छे करा लें, लोकेशंस बहुत अच्छी है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, स्टोरी अंदर से खाली डब्बा खाली ढोल बजाए चले जाएँ। आतिफ असलम बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत बुरे एक्टर हैं, बहुत ही बुरे एक्टर हैं। मतलब उनको अगर ये कहा गया है कि उन्होंने अपना वुडन फेस बना के रखना है तो वो उसमें कामयाब हैं, क्योंकि वुडन फेस उन्हें अल्लाह ताला ने वैसे ही उस तरह का फेस दिया हुआ है कि वो अगर जब तक अगर उनकी आंखों से आंसू ना निकले तो पता नहीं चलेगा कि ये उदास हैं, और जब तक वो खुल के ना हंसें तो ये पता नहीं चलेगा कि ये खुश हैं। या पता नहीं उनके किरदार का तकाजा ही शायद ये था कि उन्हें वुडन फेस रखना था, लेकिन बहुत मायूस किया, बहुत बुरी अदाकारी, बेकार, बिल्कुल ही बेकार। बाकी नुमान एजाज ज़ाहिर है उनकी बहुत अदाकारी अच्छी थी, बाकी लोगों की बहुत अच्छी अदाकारी थी। वो जो टीचर साहब थे उनकी भी अच्छी अदाकारी थी। वो जो सानिया सईद के साथ जो मुलाजिम बना हुआ, दाढ़ी जिसने लगाई हुई जिस किरदार ने, बहुत बुरा मेकअप, बहुत ही बुरा मेकअप, यहाँ इतने गैप हैं उसकी दाढ़ी में और ग्लू उसका चमक रहा है, शाइन आ रही है सारी, सो हॉरिबल। सो ये जनाब दो एक साथ हैं, तो ये वीलॉग आपकी खिदमत में पेश किया संगे माह के हवाले से। और अब इसके दूसरी जब मैं दो एक साथ देख लूँगा तो फिर उन दो एक साथ पे अगला वीलॉग करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।